हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान तंतु। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के लिए आपकी चैप्टर फर्स्ट साइंस का जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ रहने वाली है, क्रियाकलाप रहने वाली है, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। उनमें इन्वॉल्व जितनी भी रिएक्शंस रहने वाली हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं रहने वाली, वो डिस्कस करेंगे। साथ ही और जो भी कॉन्सेप्ट्स आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्टिविटीज़ से पूछे जाते हैं, वो सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और सीखते हैं सारी की सारी क्रियाकलाप, सारी की सारी एक्टिविटीज़ को जो कि आपकी चैप्टर 1 से रहने वाली है। इस वीडियो में हम आपकी क्रियाकलाप एक्टिविटी 1.1 से लेकर के और 1.11 सारी की सारी अभिक्रियाओं को, सारी की सारी कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो सबसे पहली अभिक्रिया अगर आप अपनी बुक्स के अंदर देखेंगे तो वो हमारी रहने वाली है 1.1 क्रियाकलाप या अभिक्रिया, जिसके अंदर आपको मैग्नीशियम रिबन को जलाना है। अब मैग्नीशियम रिबन को जलाने का प्रोसेस क्या होता है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको दिया गया है कि मैग्नीशियम रिबन जो है उसे आपने सैंड पेपर यानी रेगमाल से साफ करना है और साफ करने के बाद में उसे आप एक चिमटे की सहायता से, जैसे कि आपको दिखाया गया है, ये एक चिमटे की सहायता से पकड़ेंगे और पकड़ करके बर्नर की हेल्प से जलाएंगे। अब इससे रिलेटेड आपसे पूछा एक तो आपका प्रेक्षण यानी आपने क्या ऑब्जर्व करा, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना है, हमारे पास अभिक्रिया क्या हो रही है, हमारे पास अभिक्रिया क्या हो रही है। तो अगर आप अभिक्रिया देखेंगे तो मैग्नीशियम जो है आप जला रहे हैं, तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया जला रहे हैं तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रही है। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कभी भी धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होगी तो वो धातु ऑक्साइड बनाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास धातु ऑक्साइड बनता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब मैग्नीशियम आपका जलता है तो वो एक चमकदार तेज रोशनी के साथ जलता है, चमकदार तेज रोशनी के साथ मैग्नीशियम जलता है। जबकि जलने के बाद जो राख बनेगी, जो पाउडर बनेगा, वो आपका किस कलर का होगा, तो आप कहेंगे सफ़ेद पाउडर होता है या सफ़ेद चूर्ण होता है। अब कुछ और बातें जो हमें ध्यान रखनी थी, जैसे अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखते तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा जहाँ आपसे पूछा गया है कि मैग्नीशियम को आप साफ क्यों कर रहे हैं रेगमाल से उसे जलाने से पहले। तो अगर आप मैग्नीशियम को बहुत लंबे समय तक खुले में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ कर लेती है अभिक्रिया और बना देती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत, यानी मैग्नीशियम के ऊपर आपके पास ऑक्साइड की परत जम गई। और ये ऑक्साइड की जो परत है, ऑक्साइड की जो परत है वो मैग्नीशियम को जलने से रोकती है। तो मैग्नीशियम को अगर हमें जलाना है तो इस परत को हमें क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। इसलिए आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको रीजन मेंशन मिल जाएगा कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम को मैग्नीशियम से MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए हम मैग्नीशियम को साफ करते हैं। दूसरी बात जो आपने ध्यान रखनी है कि आपने कभी भी जो मैग्नीशियम का रिबन अगर जल रहा है उसे आपको डायरेक्ट अपनी आंखों से नहीं देखना है, ठीक है, विदाउट एनी प्रोटेक्शन, विदाउट एनी सेफ्टी। डायरेक्ट आपको जलते हुए रिबन यानी मैग्नीशियम रिबन को नहीं देखना है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जो उसमें तेज चमकदार रोशनी निकल रही है वो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली अभिक्रिया थी, पहली एक्टिविटी थी। आई होप आपको सारी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया। बाकी आप इसे नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। आइए कुछ और बातें देखते हैं। अगर आप अपनी क्रियाकलाप 1.2 को देखते हैं तो यहाँ आपको दिया गया है कि परख नली में हमें लेड नाइट्रेट का घोल लेना है, मतलब किस अवस्था में लेना है, तो आप कहेंगे कि हमें ये एक्वस अवस्था में लेना है, यानी घोल बनाना है, विलयन बनाना। फिर आपने पोटेशियम आयोडाइड लेना है, उसका भी हमें घोल लेना है। तो ये रहा आपके पास पोटेशियम आयोडाइड और इसका भी क्या है, हमारे पास घोल है। इन दिनों की जब हमने करवा दी अभिक्रिया, तो अभिक्रिया होने से आपके पास एक लेड आयोडाइड PbI2 बनता है, जो कि अवक्षेप के रूप में होता है। यानी ये जो भी आपके पास टेस्ट ट्यूब रहने वाली है उस टेस्ट ट्यूब में नीचे जा करके इकट्ठी हो जाएगी और ये क्या होता है, एक अविलेय पदार्थ होता है। हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया अविलेय पदार्थ कोई भी ऐसा पदार्थ जो कि घुलता नहीं है सॉल्यूशन के अंदर, विलियन के अंदर, और वो जा करके बीकर या भी जिस प्रखनली आपने जिसमें भी एक्सपेरिमेंट करवाया है नीचे जा करके बैठ जाता है। और आपने याद रखना है कि जो हमारे पास ये अवक्षेप आया है PbI2 का, ये अवक्षेप किस कलर का आया है, तो आप कहेंगे ये पीले कलर का आया है। साथ में हमारे पास KNO3 मिलता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड आइए उनको भी देख लेते हैं। तो पहला आपको पूछा हुआ है कि अवक्षेप किस रंग का था, क्या अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं। तो आपको पता होगा अवक्षेप आपके पास क्या है, तो आप कहेंगे अवक्षेप का जो रंग है वो आपके पास पीला है
और अवक्षेप का नाम आपके पास क्या है, तो आप कहेंगे लेड आयोडाइड है, लेड आयोडाइड है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आप देखेंगे तो इसको हमने पहले से ही संतुलित किया है, बाकी आपको संतुलित करना रासायनिक अभिक्रियाओं को आ गया होगा, समीकरणों को आ गया होगा। आप खुद भी इसे संतुलित करके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये रासायनिक अभिक्रिया आपकी संतुलित आप चेक कर सकते हैं। एक पीबी यहाँ पे, एक पीबी यहाँ पे, NO3 दो दिख रहे हैं, NO3 आपको यहाँ भी दो दिख रहे हैं। एक तो आपको यहाँ दिख रहा है और दो से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब दो NO3 हो गए। दो आपको K दिख रही हैं और दो आपके पास यहाँ भी K दिख रहे हैं। तीसरा, क्या यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो आप बोल रहेंगे कि यहाँ ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आइए देखते हैं कैसे। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो Pb है वो चला गया I के साथ में, यानी ये तो -1 होता है, ये आपके पास +1 होता है K, नाइट्रेट -1 होता है, ये +2 होता है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो +2 जो है वो चला गया आपके पास -1 वाले के पास, एंड नाइट्रेट जो कि नेगेटिव है वो चला गया K के पास में। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर अच्छे से समझा है द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। अगर आपने वहाँ समझा तो आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। दैट मीन्स ये आपके पास क्या रहने वाली है, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी रहने वाली है। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे अवक्षेप भी बन रहा है तो आप कहेंगे ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी रहने वाली है, ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी रहने वाली है। ये दो बातें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी आप इन्हें नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगली अभिक्रिया। आगे देखिए, हमारे पास अभिक्रिया है, हमें कुछ जिंक लेना है, ठीक है। जिंक, दानेदार जिंक लीजिए, जिंक के टुकड़े लेने हैं और जिंक के टुकड़ों को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब कि आपके पास HCl या फिर H2SO4 अम्ल में मिलाना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या परखनली के अंदर या बीकर, जैसे आपने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करवाया आप देख पा रहे होंगे, तो इस बीकर के अंदर आपको यहाँ पे कुछ गैस दिखाई दे रही होगी आसपास। तो ये कौन सी गैस है लिख करके आपको दिया गया है, ये हाइड्रोजन गैस आपको दिखाई दे रही है। ये आपके पास क्या है, तो ये आपके जिंक के टुकड़े हैं, ठीक है। किसके अंदर डाले गए हैं, आप कहेंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाले गए हैं। अच्छा, तापमान में भी कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, ये चीजें पूछी। आइए एक एक करके सारी चीज देखते हैं। सबसे पहले अभिक्रिया आप देखेंगे तो हमने जिंक की अभिक्रिया H2SO4 या फिर HCl से करवाया है। आपने पिछली वीडियो के अंदर विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा। तो अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो जिंक है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है, किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को उसके यौगिक विलयन से विस्थापित कर देगा, तो ये बन जाता है जिंक सल्फेट और आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखाई देगी। तो धातु की अभिक्रिया आपने करवाई अम्ल के साथ में, एक तो आपको मिला ZnCl2, दूसरी वाली अभिक्रिया अगर आप देखेंगे तो जिंक की अभिक्रिया HCl से सेम चीज वापस होगी। जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, हाइड्रोजन कम अभिक्रियाशील है, तो जिंक हाइड्रोजन को कर देगा विस्थापित। तो आपके पास बन जाएगा जिंक ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस। ये आपको पता होना चाहिए। आगे, क्या तापमान में कोई वृद्धि हुई या कमी आई, इसके लिए आप देखेंगे तो परखनली जो होगी उसका तापमान बढ़ जाएगा। अच्छा, तापमान बढ़ता कब है, तो आप कहेंगे ऊष्मा का अगर उत्पादन हुआ है, ऊष्मा का उत्पादन होगा तो तापमान बढ़ेगा, ठीक है। तो परखनली का आप कह देते हैं तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने का आप कारण क्या बताएंगे कि उत्पाद जो है वहां पे आपका ऊष्मा निकली है, तो ऊष्मा निकलने की वजह से वहां पे क्या हुआ, तापमान बढ़ गया। यानी ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हो गई, तो आप कहते हैं ये आपके पास एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। कैसी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाती है। ये विस्थापन अभिक्रिया भी हो रही है, आपने देखा, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, ठीक है। आगे, हाइड्रोजन गैस की आप पहचान कैसे करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस की पहचान करने का तरीका होता है कि अगर आप एक जलती हुई माचिस को लेके जाते हैं हाइड्रोजन गैस के पास में, जो उसके बबल्स निकल रहे हैं उन बबल्स के पास में, तो वो बबल्स जो है आपके पास पॉप साउंड के साथ, पॉप ध्वनि के साथ फूटते हैं, तो आप कहते हैं हाँ ये क्या है हमारे पास, ये हाइड्रोजन गैस है। तो ये स्लाइड भी आपके पास कंप्लीट हो गई है। आपको ये भी क्लियर होगा, आपका एक्सरसाइज एक्टिविटी 1.3 भी हमने कंप्लीट कर ली है। सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी।
आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो ये अभिक्रिया जो है आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड लेना है आपने, कैल्शियम ऑक्साइड आपने ले लिया, इसकी अभिक्रिया आपने जल से करवानी है, यानी जल में डाल लिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनना, ये आपने पहले भी देख लिया है, ये चीज़ हम कवर कर चुके हैं। ये आपकी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ आप कहेंगे ये आपके पास क्योंकि ऊष्मा निकल रही है उत्पाद में तो ये ऊष्मा शेपी भी हो गई है, ऊष्मा शेपी अभिक्रिया भी हो गई है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम पहले भी कवर कर चुके हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तापमान, क्योंकि ऊष्मा आपके पास उत्पाद में निकलती है मतलब तापमान बढ़ेगा, अगर आपको ऊष्मा यहाँ देनी पड़ रही होती है तो तापमान क्या हो जाता, घटता, ये आपने ध्यान रखना। अगर आप अभिकारक में ऊष्मा दे रहे हैं यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो तापमान घटता है, और अगर ऊष्मा निकल रही है यानी ऊष्मा शेपी अभिक्रिया है तो तापमान बढ़ेगा। ठीक है, तो तापमान बढ़ा है, CaO को आप बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं और COH2 को आप बुझा हुआ चूना कहते हैं। एक छोटी सी चीज़ जो हमने लास्ट अभिक्रिया में भी करी थी, आपने ध्यान रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब आप पेंट कर देते हैं, आप दीवारों पर लगा देते हैं, तो ये वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके CaCO3 और जल बना देती है, और जो आपका CaCO3 है इसकी वजह से आपकी जो दीवारें हैं वो शाइनिंग यानी चमकदार दिखाई देती हैं। तो दीवारें चमकदार दिखाई देने का कारण क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये अभिक्रिया भी हमारी कंप्लीट हुई, ये एक्टिविटी भी कंप्लीट हुई। आइए चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे। तो अगली एक्टिविटी हमारे पास क्रियाकलाप 1.5, जिसमें हमें फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेना है। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल क्या होता है, तो आप ये देखिए, तो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का मतलब है आपने फेरस सल्फेट के साथ में जो 7H2 है ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये हो गया आपके पास फेरस सल्फेट का क्रिस्टल। किसी भी फॉर्मूले में अगर आपके पास कुछ जल के अणु भी दिए गए हैं तो वो उस फॉर्मूले का आप बोल सकते हैं कि क्रिस्टल हो जाता है, यानी ये फेरस सल्फेट है तो आपके पास फेरस सल्फेट का क्या हो गया, क्रिस्टल हो गया। अच्छा, इसमें जितने भी आपके पास जल हैं तो अब आप देख पा रहे हैं 7 जल के अणु हैं, तो वो 7 जल के अणु को आप कहते हैं क्रिस्टलीकरण का जल, क्रिस्टलीकरण का जल। तो कितने क्रिस्टलीकरण के जल हैं, आप कहेंगे 7। आइए आगे अभिक्रिया देखते हैं। फेरस सल्फेट के रंग पे ध्यान दीजिए। तो फेरस सल्फेट का जो रंग है आपको पता है वो हरा होता है, और जैसे ही आपने उसे हीट दिया तो पानी तो क्या हो गया, वाष्प बनकर उड़ गया, आपके पास क्या बचेगा, आप कहेंगे Fe2O3, Fe2O3 जिसका कलर आपको भूरा लाल या लाल भूरा मिल जाता है। SO2 SO3 आपके पास गैसें होती हैं, ये आपकी उड़ जाएंगी। ठीक है, ये गैसें हैं आपकी, ये चली जाएंगी, तो आपके पास बचेगा सिर्फ Fe2O3 जो कि लाल भूरा रेडिश ब्राउन रहने वाला है। तो ये अभिक्रिया में भी आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। बाकी आइए देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। आगे अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके पास लेड नाइट्रेट का चूर्ण है, लेड नाइट्रेट का पाउडर है, इसे आपने गर्म किया। तो ये आपके पास लेड नाइट्रेट है, इसे आप गर्म कर रहे हैं, मतलब कौन सी अभिक्रिया हो गई, तो आप कहेंगे क्योंकि ऊष्मा देनी पड़ रही इसलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। ठीक है, आगे अगर आप देखते हैं तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बाद आपके पास बनेगा क्या, तो आप कहेंगे एक तो हमारे पास लेड ऑक्साइड बन रहा है, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, एक ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब लेड ऑक्साइड जो है इसमें जो मेन आपने कलर याद रखना है वो कलर आपके पास है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसका कलर है ब्राउन। कई बार आपको पेपर के अंदर CBSE एग्जामिनेशन के अंदर आपके पास ये डायग्राम देते हैं और आपसे बोलते हैं जो ब्राउन कलर की गैस निकल रही है लेड नाइट्रेट के वियोजन से, लेड नाइट्रेट के वियोजन से, तो बताइए ये ब्राउन कलर की गैस है क्या, तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए लेड ऑक्साइड है, जब हम उसको ऊष्मा देते हैं उसका कलर लाल भूरा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊष्मा देना बंद करते हैं यानी लेड ऑक्साइड ठंडा होता है तो उसका कलर आपके पास येलोइश यानी पीला हो जाता है। आपको इतनी बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्रियाकलाप, अगली एक्टिविटी जो कि हमारे पास 1.7 रहने वाली है। ये एक्टिविटी आपके थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या है, तो आप यहाँ पे करवा रहे हैं विद्युतीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन, और विद्युतीय वियोजन हो किसका रहा है, तो आप कहेंगे जल का। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि विद्युतीय वियोजन का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है आप जल को तोड़ते हैं, ये आपको संतुलित रासायनिक अभिक्रिया दी गई है, जल को तोड़ते हैं तो आपके पास H2 और O2 मिलते हैं, H2 और O2 मिलते हैं। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जो होता है आपके पास ये कहाँ पे निकलेगा, तो आप ध्यान रखेंगे कैथोड पे निकलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन गैस जो कि आपको पता है ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, ठीक है, हाइड्रोजन जनरली आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। तो
कैथोड, कैथोड का मतलब आप देखेंगे तो कैथोड जो आपके पास नेगेटिव होता है बैटरी का, नेगेटिव वाला टर्मिनल, नेगेटिव वाला जो पार्ट होता है उसे आप कैथोड कहते हैं, पॉजिटिव वाले पार्ट को आप एनोड कहते हैं। कैथोड पे आपको कौन सा वाला पार्ट मिलेगा, तो जो पॉजिटिव होगा कैथोड पे आएगा, जो नेगेटिव होगा वो एनोड पे आएगा। आप एक याद कर लें, आपको दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो एनोड पे आपके कौन निकलेगा, नेगेटिव वाला पार्ट, एनोड पॉजिटिव होता है तो उस पर ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। सेकेंड चीज़, अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के आगे कोई भी गुणांक नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के आगे गुणांक कितना है, आप कहेंगे 2 है। हाइड्रोजन के आगे गुणांक कितना है, 2 है। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का 2 गुना कौन है, आप कहेंगे हाइड्रोजन। यानी अगर ऑक्सीजन 1 है तो हाइड्रोजन कितना है, आप कहेंगे 2। तो इसलिए हमें याद रखना है कि जो हाइड्रोजन निकलता है कैथोड पे वो डबल निकलता है, ठीक है, 2 गुनी निकलती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको मिल जाएगा अगर आप इसे पढ़ते हैं इस एक्टिविटी को, जैसे ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, इसमें हम तनि सल्फ्यूरिक अम्ल मिला रहे हैं। तो अम्ल मिलाने का कारण क्या होता है, तो अम्ल मिलाने से हम जो जेल है उसकी चालकता को बढ़ा रहे हैं, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, वो अच्छी प्रकार से कंडक्ट की जा सके, अच्छी प्रकार से वहन कर सके। तो ये आपने याद रखना है कि जेल की चालकता को बढ़ाने के लिए हम इसमें अम्ल मिला रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछते हैं इस एक्टिविटी से, H2O जो आपके पास है, जल, जल का आयतन अनुपात, आयतन मतलब हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है। तो आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन आपका 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो 2:1 आपके पास आ जाता है आयतन अनुपात। दूसरा अनुपात जो आपसे पूछ सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात। तो आपको पता है हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्य, सॉरी, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो आपके पास क्या रहता है, वो आपके पास रहता है 1। तो अगर 2 आपके पास परमाणु हैं हाइड्रोजन के, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, आप कहेंगे 2। तो इसलिए हाइड्रोजन का आपको द्रव्यमान दिख रहा है यहाँ पे 2, 2 द्रव्यमान दिख गया, ठीक है। और एक ऑक्सीजन का होता है 16 परमाणु द्रव्यमान, तो ये आपके पास हो गया 16, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसे और सिंप्लीफाई कर देते हो और सरल करते हो, तो 2 और 16 को अगर आप काट रहे हैं कि पहाड़े से, तो आपके पास 1 आ जाता है और 8 आ जाता है। तो 1:8 आपने ध्यान रख लेना है, द्रव्यमान अनुपात है वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है। आई होप आपको ये एक्टिविटी भी क्लियर हुई होगी, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। आइए देखते हैं एक्टिविटी 1.8। तो इस एक्टिविटी में आपके पास सिल्वर क्लोराइड है और आपने इसका एक तो रंग बताना है। तो आपको पता होता है, जैसे हमने, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी थी तो लास्ट वीडियो के अंदर ये आपने हमने डिस्कस करा हुआ है कि जो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड होता है उसका कलर क्या रहता है, तो आप कहेंगे श्वेत यानी वाइट रहता है, ठीक है, श्वेत यानी वाइट रहता है। ठीक इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं, जैसे ही आप इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश डालते हैं, रोशनी डालते हैं, तो जो कलर होता है AgCl का श्वेत, वो कलर आपका चेंज हो जाता है धूसर यानी कि ग्रे कलर के अंदर। अब ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि AgCl का आपके पास क्या हो गया, AgCl जो आपके पास था, AgCl था, उसका हो गया आपके पास वियोजन, Ag तो अलग हो गया और आपका Cl जो है वो अलग हो गया गैस की फॉर्म में। तो जो Ag का कलर आया, आपको पता है सिल्वर का कलर ग्रे होता है, तो वही सेम कलर आपने याद रख लेना है कि ग्रे धूसर कलर आ जाता है आपके पास सिल्वर का। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे कई बार कारण बताओ या रीजन की फॉर्म में पूछ लेते हैं कई बार, कि सिल्वर जो क्लोराइड है हमारे पास, सिल्वर क्लोराइड जो हमारे पास रहने वाला है, सिल्वर क्लोराइड जो रहने वाला है, इसको आप गहरे रंग की बोतल में या डार्क रंग की बोतलों में क्यों रखते हैं, ठीक है, गहरे रंग की बोतलों में, डार्क बोतलों में क्यों रखते हैं, तो उसका रीज़न आपको बता देना है कि अगर आप इसे डार्क बोतल यानी गहरे बोतलों में नहीं रखेंगे, गहरे रंग की बोतलों में नहीं रखेंगे, तो AgCl का आपका क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा, यानी AgCl जो है आपका Ag और Cl में टूट जाएगा, जिससे आप AgCl का यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इस एक्टिविटी के अंदर आपका 1.8 में इतना ही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी को। लास्ट एक्टिविटी जो हमने देखी वो आपके पास वियोजन थी। कौन सा वियोजन था अगर आपसे पूछते हैं, तो वो आपका प्रकाशीय वियोजन हो जाता है। आइए अगले जो हमारे पास एक्टिविटी, वो हमारे पास एक्टिविटी 1.9 रहने वाली है, 1.9, जिसके अंदर आपने आयरन यानी लोहे की अभिक्रिया करवाई है कॉपर सल्फेट के विलयन से। अगर आप लोहे की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के विलयन से करवाते हैं, तो आपको पता है कि जो Fe होता है वो अधिक अभिक्रियाशील है, किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। तो कॉपर को हटाता है और Fe खुद उसकी जगह पे चला जाएगा, तो आपके पास कॉपर सल्फेट बनेगा। और कॉपर जो है आपके पास, ठीक है, कॉपर सल्फेट से क्या बन गया,
तो कॉपर सल्फेट से आप कहेंगे Fe फेरस सल्फेट बनता है, क्योंकि Fe अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को हटा देता है उसकी जगह से, तो आपके पास बन जाता है फेरस सल्फेट और कॉपर अलग चला जाता है। ठीक है, तो कलर आपने ध्यान रखना है कॉपर सल्फेट का नीला, और फेरस सल्फेट का कलर अभी आपने पीछे भी देखा है, फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, आप कहेंगे हरा। ठीक है, अच्छा जो हमने, अगर आप यहाँ देख पाएंगे इस एक्टिविटी को आप थोड़ी सी पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जो यहाँ पे हमने 2 कीलों को, ठीक है, 2 नेल्स को किसके अंदर डाला है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला है, तो कील का जो कलर है आपके पास वो हो जाता है ब्राउन, भूरा हो जाता है। भूरा होने का कारण क्या है, आप बोलोगे उसके ऊपर कॉपर जम जाता है। क्या जम जाता है, कॉपर की परत आ जाती है। अच्छा, फेरस सल्फेट का कलर जो है आपको हरा क्यों मिल रहा है, ठीक है, या घोल का कलर जो है जो कि पहले नीला था वो हरा क्यों हो गया, आप कहोगे तो बोलोगे फेरस सल्फेट के बनने के कारण, फेरस सल्फेट के बनने के कारण। तो आई होप आपको ये वाली एक्टिविटी भी क्लियर होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे। तो हमारे पास अगली एक्टिविटी रहने वाली है आपकी सोडियम सल्फेट। ये एक्टिविटी आप पहले भी कर चुके हैं बुक के अंदर ही। ठीक है, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया आपने बेरियम क्लोराइड से करवानी है। ये आपकी विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है और द्विविस्थापन अभिक्रिया है, साथ में यहाँ पे आपको अवक्षेप भी मिल रहा है। द्विविस्थापन अभिक्रिया एक तो, दूसरा क्योंकि अवक्षेप बन रहा है, विस्थापन अभिक्रिया है आपके पास, और क्योंकि अवक्षेप बन रहा है तो आप कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया भी आपके पास ये रहने वाली है। अवक्षेपण अभिक्रिया भी आपके पास रहने वाली है। ठीक है, तो आपने सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से करवाया, विलियन से करवाया, तो आपको एक बेरियम सल्फेट मिल जाता है और ये आपकी जाकर के बॉटम के अंदर, तल के अंदर बीकर के या टेस्ट ट्यूब के बैठ जाता है। अच्छा, इसका कलर आपको ध्यान रखना है कैसा होता है, तो आप कहेंगे सफ़ेद अवक्षेप बनता है। उसके अलावा NaCl एक्वस फॉर्म में आएगा आपके पास। ठीक है, ये चीज़ भी हमने लास्ट इसमें वीडियो में डिस्कस करी हुई है। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, चैनल पर भी आप चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज और अंतिम एक्टिविटी क्रियाकलाप। तो आखिरी जो हमारे पास क्रियाकलाप रहने वाला है उसमें आप क्या कर रहे हैं, तो कॉपर का चूर्ण है आपके पास, कॉपर का चूर्ण है जिसे आप गर्म कर रहे हैं। तो आपने कॉपर का कलर देखा होगा, वो कैसा होता है, ब्राउन होता है। इसको आप गर्म कर रहे हैं मतलब आप हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं यानी आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हीट देनी पड़ रही है। आप कहते हैं कि किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, आप कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई क्या। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक इसी तरीके से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया आपके पास हो जाती है, और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के साथ साथ ये आपके पास हीट देनी पड़ रही है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। ठीक है, दूसरा अगर आप देखते हैं तो कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था लेकिन अब ऑक्सीजन आ गया, यानी इसका उपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है। ठीक है, जिसका उपचयन होता है उसे आप क्या कह देते हैं, अपचायक भी कह देते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो कॉपर की अभिक्रिया आप करवा रहे हैं, तापन कर रहे हैं, इसे ऊष्मा दे रहे हैं, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, क्योंकि धातु है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। अच्छा, कलर कैसा होगा, तो आपने याद रखना है कि कॉपर के ऊपर काले कलर की परत जमेगी, तो इसलिए कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। इसके ऊपर आपने NCERT के अंदर एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कोई पदार्थ X है जिसका अगर हम तापन करते हैं तो जो X पदार्थ है उसका जो कलर भूरा है वो कन्वर्ट हो जाता है काले कलर के अंदर, काले कलर के अंदर। ठीक है, तो काले पदार्थ का नाम आप बताइए और X पदार्थ को पहचानिए। तो आपको बताना चाहिए X पदार्थ कॉपर है और काले कलर का जो पदार्थ बना है, काले रंग का पदार्थ बना है, वो कॉपर ऑक्साइड रहने वाला है। ये आपके डायग्राम है, आप डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम में आपके पास कॉपर का पाउडर है जिसे आप हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये अभिक्रिया भी क्लियर होगी और ये एक्टिविटी भी, ये क्रियाकलाप भी क्लियर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी को। तो ये आपके पास एक छोटा सा क्रियाकलाप है। ठीक है, इसे आप देखते हैं तो आपके पास बेरियम हाइड्रोक्साइड आपने लेना है, उसकी अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड से करवानी है, और आप बीकर या परखनली जिसमें अभिक्रिया करवा रहे हैं उसके निचले सिरे को देखेंगे, आपको वो ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है। ठीक है, यानी तापमान बढ़ा है या घटा है। ठीक है, तो आप देखिए होगा क्या, बेरियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे पास फॉर्मूला रहने वाला है, अमोनियम क्लोराइड ये फॉर्मूला रहने वाला है। दोनों की जब हमने अभिक्रिया करवाई तो हमारे पास एक बेरियम क्लोराइड बन गया, दूसरा 2NH3 और 2H2O बना। ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे तो +2 +1 यहाँ पे आप आयनों का एक्सचेंज कर सकते हैं, आयनों का आदान प्रदान कर सकते हैं। मतलब ये आपके पास
द्विविस्थापन अभिक्रिया रहने वाली है, द्विविस्थापन अभिक्रिया रहने वाली है। लेकिन जो आपके पास NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये असंतुलित होता है अनस्टेबल होने के कारण। ये NH3 अमोनिया और आपके पास अमोनिया गैस और पानी के अंदर टूट जाता है। इसलिए आपका द्विविस्थापन होने के बाद जो NH4OH बना वो टूट गया किसमें, NH3OH और H2O के अंदर। कारण तो आप कहेंगे ये अनस्टेबल होता है, NH4OH जो है वो अनस्टेबल रहता है, इसलिए आपने इनका क्या कर दिया, वियोजन हो गया और NH3 और आपके पास H2O अलग से उत्पाद मिल गया। तो इसलिए आपको यहाँ पे NH4OH ना मिल करके क्या मिल रहा है, NH3 और H2O मिल रहा है। दूसरी चीज़ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको तापमान जो है वो अत्यधिक ठंडा मिलेगा, यानी तापमान क्या हो गया आपके पास, कम हो गया। और अगर तापमान कम हुआ है यानी आपके पास कौन सी अभिक्रिया, यानी ऊष्मा अवशोषित हुई होगी, अवशोषित हुई है यानी आपके पास ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तापमान घटा है, कैसे घटेगा, यानी तापमान आसपास से क्या हो गया होगा, अवशोषित हो गया होगा, ऊष्मा चली गई होगी, तो आप कहेंगे इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये थी आपकी चैप्टर 1 की सारी क्रियाकलाप, सारे के सारे एक्टिविटीज, जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे उसके फॉर्मेट में मैंने आपको समझाया, और जो भी आपके पास अभिक्रियाएं थी वो भी मैंने आपको लिख करके दी हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी कीप शाइनिंग।